तो एक्चुअली नील बोर ने क्या बताया कि देखो एक्चुअली थॉम्सन का जो नेगेटिव पॉइंट था ना, जो ड्रॉबैक था, उसको करेक्ट कर लिया किसने? रदरफोर्ड ने। मतलब अभी तक हम थॉम्सन एटॉमिक मॉडल को भी कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन थॉम्सन एटॉमिक मॉडल का बस कुछ ही पोर्शन को हम कंसिडर कर रहे हैं। थॉम्सन एटॉमिक मॉडल का बस कुछ ही पोर्शन को हम कंसिडर कर रहे हैं। उसी तरह बाद में रदरफोर्ड थ्योरी भी आया। तो ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल को हमने कंप्लीटली डिनाई कर दिया। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल को हमने कंप्लीटली डिनाई नहीं किया, बस कुछ चीजें, उनका जो ड्रॉबैक्स था उसी को ही हमने डिनाई कर लिया, और फिर हमने जो रदरफोर्ड थ्योरी था, बाकी रदरफोर्ड के कंसेप्ट को हमने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। कौन सा थ्योरी को डिनाई किया, कौन सा थ्योरी को एक्सेप्ट किया, हम जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि थॉम्सन एटॉमिक मॉडल में हमने ये कंसीडर कर लिया, बाकी सब तो रॉन्ग हो गया, प्लम पुडिंग मॉडल या फिर जो वाटरमेलन मॉडल में पूरा रॉन्ग हो गया, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमने अभी तक एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट इज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है एक एटॉम के अंदर, जो कि थॉम्सन ने बताया। और उसी चीज को एक्चुअली वो चीज डाल्टन ने बताया था, लेकिन थॉम्सन ने एटॉमिक मॉडल में दिया था। दूसरा चीज एटॉम इज स्फेरिकल, वो थॉम्सन ने दिया था, उसको अभी तक हम कंसिडर कर रहे हैं। एटॉम इज स्फेरिकल, वो थ्योरी को अभी तक हम कंसिडर कर रहे हैं। बाकी और जो थ्योरी था, जैसे कि रदरफोर्ड का और जो थ्योरी था, सॉरी थॉम्सन का और जो थ्योरी था, जैसे कि पूरा का पूरा एटॉम पॉजिटिव होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स या फिर नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होते हैं, वो गलत था। या फिर उस तरह का जो कंसेप्ट दिया गया था वो गलत था। तो थॉम्सन की थ्योरी में से हमने कुछ एक्सेप्ट किया, ज्यादातर एक्सेप्ट किया, जो उनका ड्रॉबैक था उसी को ही मॉडिफाई कर लिए किसने ना, हमारे रदरफोर्ड ने। फिर रदरफोर्ड ने जो थ्योरी दिया उसमें से भी हम अभी तक कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, सच एज जो पॉजिटिव चार्ज is concentrated at the central position, positive charge is concentrated at the central position, तो उसको हम बोलते हैं जो पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल पोजीशन में कंसेंट्रेटेड है, दैट इज न्यूक्लियस। तो वो हो गया आपका रदरफोर्ड के थ्योरी से हमने जो भी एक्सेप्ट किया। बाकी फिर रदरफोर्ड के थ्योरी से जो डिनाई किया और जो ड्रॉबैक था वो क्या था कि जो हेलिकल मोशन करके इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे उसके सराउंडिंग में घूम के ऐसे घूमते घूमते आके न्यूक्लियस के अंदर ऐसे डीप हो जाता है। जो हेलिकल मोशन कर करके वो घूम घूम के आके इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियस के अंदर डीप हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज द वो जो ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड थ्योरी, जो कि एक्चुअली नहीं है। क्यों मैंने बताया था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बिलियंस ऑफ ईयर से इलेक्ट्रॉन्स एटॉम्स आर एग्जिस्टिंग, अभी वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हमारे सराउंडिंग में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ वी विल गो फॉर, तो रदरफोर्ड थ्योरी का भी कुछ चीज हमने एक्सेप्ट किया, कुछ ड्रॉबैक्स निकला। तो रदरफोर्ड थ्योरी का जो ड्रॉबैक्स था, जैसे कि थॉम्सन थ्योरी का ड्रॉबैक्स को ही रदरफोर्ड ने ठीक कर दिया, उसी तरह रदरफोर्ड थ्योरी का ड्रॉबैक को ही नील बोर ने ठीक किया।
कि नील बोर ने बताया कि भैया रदरफोर्ड आप जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो कि न्यूक्लियस सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, बट दैट इज नॉट इन हेलिकल पाथवे। वो हेलिकल पाथवे में मतलब ऐसे जो स्प्रिंग की तरह या फिर जो आपका होता है क्या हेलिक्स की तरह होता है, वैसे हेलिक्स की तरह होके आके न्यूक्लियस के अंदर डूब नहीं जाता है। या फिर जब वो मोशन करता रहता है, आपने बोला कि रदरफोर्ड ने ये बोल दिया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन से घूमता रहता है, इट as it continuously moves it radiates some energy, वो अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करता है, तो एनर्जी रेडिएट कर करके धीरे धीरे वो आके न्यूक्लियस के अंदर घुस जाता है या फिर डिप होके वहां पर वो डिसॉल्व हो जाता है। तो ये किसने बता दिया था? ये आपके बता दिया था किसने? रदरफोर्ड ने। लेकिन नील बोर ने भैया बोले कि भैया आप वहीं पर रॉन्ग बोल रहे हो कि ऐसे हेलिकल पाथवे में मोशन नहीं करता, इट मूव्स इन सर्कुलर पाथवे। और इलेक्ट्रॉन कभी आके न्यूक्लियस के अंदर ऐसे डीप नहीं हो जाता या फिर डिसॉल्व नहीं हो जाता, वो उसके चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम में, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में कंटिन्यूअसली वो घूमता रहता है। नाइदर इट जब तक वो वही सोलर सिस्टम में कंटिन्यूअसली से ऑर्बिट करता रहता है, ना वो एनर्जी रिलीज करता है ना वो एनर्जी गेन करता है। मतलब उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब तक ऐसे घूमता रहेगा, इलेक्ट्रॉन जब भी ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा, इधर दिस ऑर्बिट और दिस ऑर्बिट और सम दिस ऑर्बिट, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा। लेकिन जब तक कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है या फिर पर्टिकुलर ऑर्बिट में ऐसे मोशन कर रहा है, इट विल नाइदर रिलीज एनर्जी और गेन एनर्जी। वो एनर्जी ना रिलीज करेगा ना वो एनर्जी गेन करेगा। मतलब ये जो पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है वो एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ कंटिन्यूअसली से घूमता रहेगा, एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ वो एक ऐसे कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ। लेकिन जब वो एनर्जी गेन करेगा, जब वो एनर्जी गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन कभी एनर्जी अगर गेन कर रहा है तो वो हायर ऑर्बिट को चला जाएगा, मतलब न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर चला जाएगा। अगर वो एनर्जी लॉस कर रहा है तो वो लोअर ऑर्बिट को चलाएगा, लेकिन आके न्यूक्लियस के अंदर ऐसे डिसॉल्व नहीं हो जाएगा जैसे रदरफोर्ड ने बताया था। जैसे कि रदरफोर्ड ने बताया था न्यूक्लियस के अंदर आके डिसॉल्व हो जाएगा, वैसे कुछ नहीं बताया था। बस बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके इधर चला जाएगा, जब एनर्जी गेन कर लेगा या फिर जब एनर्जी लॉस कर लेगा वो वापस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे आ जाएगा। तो रदरफोर्ड ने जो थ्योरी दिया वो एक्चुअली अभी के लिए हम एटॉम को जो भी कंसिडर कर रहे थे उसके लिए ठीक ठाक था। मैंने ठीक ठाक इसीलिए बोला कि रदरफोर्ड का थ्योरी आल्सो कंटेन्स ड्रॉबैक्स। रदरफोर्ड थ्योरी में भी ड्रॉबैक्स है जो बाद में पता चला और हम उसको भी डिस्कस करेंगे। जी मैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो रदरफोर्ड ने जो थ्योरी बताया, तो उस हिसाब से रदरफोर्ड ने जो थ्योरी बताया उस हिसाब से अभी के लिए एटॉम का मॉडल ठीक ठाक हमको मिल गया कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा वो हायर ऑर्बिट को जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा वो लोअर ऑर्बिट को आएगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे घूमता रहेगा कंटिन्यूअसली। Then we will go for
ये हो गया आपका नील बोर का एटॉमिक मॉडल। ये हो गया आपका नील बोर का एटॉमिक मॉडल। तो फाइनली नील बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसके हिसाब से थॉमसन और रदरफोर्ड का मैक्सिमम थ्योरी करेक्ट था, लेकिन थॉमसन का जो रॉन्ग प्रूफ हो गया था कि ऐसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो नहीं था। और दूसरा ये नहीं था कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होते हैं। दूसरा ये नहीं था कि हाँ, जो रदरफोर्ड ने थ्योरी दिया था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम घूम के आगे डिजोल्व हो जाएगा, ये नहीं था। ये जो दो थ्योरी था ये नहीं था। बाकी थॉमसन्स आंसर वाज करेक्ट। Thomson's theory was correct, was acceptable in Bohr's theory. Rutherford's atomic model was correct and was also accepted in Bohr's theory. उसके साथ साथ बस थॉमसन और रदरफोर्ड का जो भी ड्रॉबैक्स था उसको एलिमिनेट कर दिया गया, और बाकी नील बोर ने कुछ अलग थ्योरी दी। तो नील बोर ने जो थ्योरी दिया पहला कुछ इस तरह था, whenever electron revolves around the nucleus, it neither releases energy nor gains energy. जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ना वो एनर्जी गेन कर रहा है ना वो एनर्जी लॉस कर रहा है। फिर और एक थ्योरी क्या दिया गया, जब वो उसके चारों तरफ घूम रहा है इट मेंटेन्स ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, एक पर्टिकुलर पाथवे और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट वो मेंटेन करता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या बताया गया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तब वो जब एनर्जी गेन करता है it moves to the higher orbit or moves away from the nucleus, और जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करता है तो इट्स मूव क्वाइट क्लोजर टू द न्यूक्लियस, या फिर वो एनर्जी लॉस करके नीचे लोअर ऑर्बिट को आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं बताया गया कि वो आके डिसॉल्व हो जाता है, जब एनर्जी लॉस करता है वो आके न्यूक्लियस के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। ऐसा नहीं है। तो नील बोर ने ये थ्योरी बताई। उसके बाद नील बोर ने जो ये वाला थ्योरी बताया उसके बाद नील बोर प्रोवाइडेड some points about revolving electron in the atom, मतलब एटॉम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, कुछ डाटा दिए। ये तो अभी हमने जो डिस्कस किया दैट वाज अबाउट द बोर्स एटॉमिक मॉडल, कि ऐसा होता है एटॉम। थॉमसन का जो था उन्होंने भर लिया, रदरफोर्ड का जो था उन्होंने भर लिया, और बाकी अपना कुछ थ्योरी दे दिया कि जब तक वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तब तक एक पर्टिकुलर ऑर्बिट मेंटेन कर रहा है, नाइदर इट रिलीजेस एनर्जी नॉर इट गेन्स एनर्जी, जब तक एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथवे में वो रिवॉल्व कर रहा है। जब वो एनर्जी गेन कर रहा है इट मूव्स टू द हायर ऑर्बिट, जब वो एनर्जी लॉस कर रहा है इट मूव्स टू द लोअर ऑर्बिट। ये हो गया। नेक्स्ट, ये बोर्स थ्योरी था और बोर्स मॉडल ऑफ एटॉम था। नेक्स्ट, कि ये जो बोर्स थ्योरी बता दी उसके बाद बोर्स ने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स बताए अबाउट द इलेक्ट्रॉन, अबाउट द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए।
those are considered as or those are known as Bohr's postulate. Those are known as Bohr's postulates of atom. एटम के पोस्टुलेट उसको बोलते हैं. एक्चुअली ये है क्या? बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एटम है क्या? कि देखो बोर्स पोस्टुलेट ये है कि हम अगर कंसीडर करेंगे, पहला चीज मैं एक के बाद एक डिस्कस करता हूं, क्योंकि मैं डायरेक्टली अंदर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आपने फिजिक्स में भी कुछ चीजें हैं जो आपने पढ़ा नहीं होगा, फिजिक्स में कुछ पॉइंट्स है जो आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन वो यहाँ पर चाहिए. जो कि मोमेंटम आप लोगों ने स्कूल लेवल में पढ़ लिया होगा. मोमेंटम दैट इज लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम. जब कोई पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, इट कैरीज द लीनियर मोमेंटम, इट हैव द लीनियर मोमेंटम. जब एक पार्टिकल ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ मतलब कोई सर्कुलर पाथवे में मूव करता है या फिर एक एंगल मेंटेन कर करके मूव करता है, इट कैरीज द एंगुलर मोमेंटम. और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है ये, दैट इज mb मास इनटू वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है ये, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस. मतलब जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा उसका मास, जो भी वेलोसिटी से वो मोशन कर रहा होगा, और ये जो सर्कुलर पाथवे में मोशन कर रहा होगा उसका जो रेडियस होगा. जो सर्कुलर पाथवे में वो मोशन कर रहा होगा उसका जो रेडियस होगा, उसी को हम बोलते हैं क्या? दैट इज एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, जब वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, और लीनियर मोशन करता है जब एंगल लेके मोशन करता है या फिर सर्कुलर पाथवे में मूवमेंट करता है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम. बस एक चीज मुझे बताओ कि जो एंगुलर मोमेंटम का मतलब एक्चुअली क्या है? आपने मोमेंटम के बारे में इतना कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, तो कभी मोमेंटम का मतलब क्या है? आई होप मनशा एंड उपासना यू कैन टेल. मैंने आपको बताया था, मतलब मोमेंटम का एक्चुअल मतलब बस एक लिटरल मीनिंग मुझे चाहिए कि क्या होता है एक्चुअली मोमेंटम. वैसे जैसे आप फोर्स मतलब किसी को धक्का देना या फिर किसी को खींच लेना, उसका जो स्टेट ऑफ मोशन होता है उसको चेंज करने के लिए हम जो फिजिकल क्वांटिटी देते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? फोर्स. वो हमने बोला था, वो उसको हम फोर्स कंसीडर करते हैं. लेकिन मोमेंटम क्या होता है? ऐसा तो नहीं है कि ना मोमेंटम का डेफिनेशन आप लिख के आओ मास इनटू वेलोसिटी और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ऐसा तो नहीं है ना, आप तो ऐसा नहीं लिख के आओगे. उसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होगा. वो क्या होगा मोमेंटम का? मनीषा कम से कम आप तो बोलना चाहिए. उपासना में भी उपासना को मैंने बताया होगा या फिर नहीं बताया होगा, लेकिन मनीषा यू कैन डेफिनेटली टेल दैट. ओके लिसन. देखो, जो आपके अंदर अभी लेट इट बी आप उठ के चेयर से उठ के पानी पीने के लिए जा रहे हो, लेट इट बी आप चेयर से उठ के पानी पीने के लिए जा रहे हो, डेफिनेटली यू आर एग्जिबिटिंग ए फोर्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ योर बॉडी. आप अपने अंदर से एक फोर्स एग्जर्ट करोगे अगेंस्ट द ग्रेविटी. चेयर से उठोगे तो डेफिनेटली जो ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, यू विल एग्जॉर्ट ए फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी. ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट वे में आप क्या करोगे? आप कुछ ना कुछ आपने क्या किया? कुछ फोर्स एग्जॉर्ट किया ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो आपने वो फोर्स अंदर से निकाले, इंटरनली निकाले वो फोर्स कि हाँ मुझे जाके पानी पीना है. वो फोर्स आपने निकाला.
लेट इट बी आप दौड़ के जा रहे हो, कोई कुत्ते का पिल्ला है, आप उसके अंदर दौड़ के जा, उसके पीछे पीछे दौड़ के कंटिन्यूअसली जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप अंदर से एक फोर्स निकाल रहे हो, आपका साइकिल मूव कर रहा है, आप लिटरली साइकिल से मोशन कर रहे हो और आपका साइकिल मूव कर रहा है। तो डेफिनेटली जब साइकिल आगे आगे से मोशन कर रहा है, तो जैसे साइकिल आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो हम बोल सकते हैं कि जो साइकिल के केस में, साइकिल के ऊपर हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्स के ऑन बिहाफ ऑफ दैट फोर्स द साइकिल इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन मोमेंटम है क्या? मोमेंटम ये है कि जो उसका इंटरनल टेंडेंसी होता है टू मूव और टू क्रिएट द फोर्स, एक इंटरनल टेंडेंसी होता है टू क्रिएट द फोर्स, that internal tendency is known as momentum। मतलब साइकिल में लिटिल भी आप मूव कर रहे हो, आप साइकिल में पेडल मारोगे तो साइकिल आगे बढ़ेगा। एक काम करो, आप एक पेडल लगा दो जो विंडमिल या फिर जो ट्रेडमिल होता है, सॉरी विंडमिल नहीं, ट्रेडमिल जो होता है, आप ट्रेडमिल में भी पेडल लगा हुआ है, वो तो आगे क्यों नहीं चला जाता? ट्रेडमिल जो है ना उसमें, या फिर वो जो घर में साइकिल वगैरह ऐसे घुमाते रहते हैं, ठीक है, तो वो क्यों आगे नहीं चला जाता? क्यों साइकिल हमारा आगे चला जाता है? या फिर अगर मैं एक साइकिल को कुछ ऐसे इस तरह बना दूंगा, उसका जो व्हील्स होगा मैंने उसको इस तरह बना दिया, यहाँ पर पेडल मैंने लगा दिया, चेन लगा दिया, यहाँ पर मैं बैठ गया। मैं अगर सर्कुलर की बदले व्हील्स को मैंने ऐसे एक क्या क्यूबॉइडल बना दिया, ठीक है, या फिर रेक्टेंगुलर, कुछ भी ऐसा, तो फोर साइडेड सब्सटेंस में मैंने कन्वर्ट कर लिया। तो इस कंडीशन में डेफिनेटली वो आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा आगे, आप जितना भी फोर्स डालो आगे नहीं जाएगा। लेकिन जब आप सर्कुलर ले जाओगे, जब आप सर्कुलर पाथवे ले जाओगे, डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा? आगे चला जाता है। दैट्स द डिफरेंस। आया समझ में ना? आपने इधर भी फोर्स अप्लाई किया, उधर भी फोर्स अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर साइकिल के ऊपर आपने जितना फोर्स अप्लाई किया, वहां पर भी साइकिल के ऊपर आपने उतना ही फोर्स अप्लाई किया। दोनों कंडीशन में आपने साइकिल के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया, दोनों कंडीशन में आपने साइकिल के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया। इधर भी आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उधर भी उतना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन कौन मूवमेंट कर पाया? दैट इज जो भी केस में जिस केस में क्या होगा, ऐसे जिस केस में क्या होगा, ऐसा सर्कुलर होगा, वो उस केस में मूव कर पाएगा। दैट मीन्स इन सर्कुलर केस वो ऑब्जेक्ट का एक इंटरनल टेंडेंसी है कि हाँ मैं आगे, अगर मेरे ऊपर फोर्स पड़ा तो मैं मूव कर जाऊंगा। लेकिन जब क्यूबॉइडल है तो उसके ऊपर ये टेंडेंसी आ गया कि हाँ जब मेरे ऊपर फोर्स पड़ा तो मैं आगे मूव कर जाऊंगा। तो सॉरी, इसका टेंडेंसी नहीं है कि मेरे ऊपर जब फोर्स पड़ा तो मैं आगे मूव नहीं करूंगा, लेकिन इसके केस में जब मेरे ऊपर फोर्स पड़ा तो मैं आगे मोशन करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये हो गया आपका, दैट इज द इंटरनल टेंडेंसी। में भी दोनों के केस में मैंने सेम अमाउंट ऑफ, यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स डाला, यहाँ पर भी मैंने लेटेड भी 5 न्यूटन फोर्स डाला, लेकिन इस केस में ऑब्जेक्ट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस केस में ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। दैट इज the tendency of this object is very less, इसका अपना टेंडेंसी बहुत कम है, लेकिन इसके केस में उसका बहुत ही ज्यादा टेंडेंसी। 10
इन दोनों के केस में इन दोनों के केस में जो टेंडेंसी होता है टू मूव, ईदर टू मूव और नॉट टू मूव, जो भी इंटरनल टेंडेंसी होता है कि अगर हमारे ऊपर अप्लाई हुआ फोर्स हम आगे जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, वो टेंडेंसी को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज मोमेंटम। ऐसा मास इनटू वेलोसिटी उसका, और मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट वो उसका फॉर्मूला है, लेकिन दैट इज नॉट इट्स डेफिनेशन। उसका डेफिनेशन अगर उसको डिफाइन करना हो थ्योरेटिकली, वो उसका डिफाइनेशन या फिर डेफिनेशन नहीं है। डिफाइनेशन क्या होगा उसका ना, द इंटरनल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द इंटरनल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मूव व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो जो आगे मोशन करने की जो टेंडेंसी, खुद का जो टेंडेंसी होता है, उसको हम बोलते हैं दैट इज द मोमेंटम। अगर सीधा पाथवे में या फिर स्ट्रेट पाथवे में या फिर लीनियर पाथवे में मूव कर रहा है दैट इज लीनियर मोमेंटम। अगर सर्कुलर पाथवे में या फिर कोई एंगल मेंटेन करके मूव करता है दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगल मूव मेंटेन करके मूव करने के लिए जो भी इंटरनल टेंडेंसी होगा उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो ये एक्चुअली फिजिक्स में है, फिजिक्स का वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में है, लेकिन आप लोगों ने वो चीज नहीं पढ़ा है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा मोमेंटम को एक्सप्लेन कर दिया। आई डोंट नो इवन द फिजिक्स क्लास ऑफ योर हैज बीन स्टार्टेड और नॉट, ठीक है। कॉलेजेस वगैरह में तो कॉलेज का एडमिशन ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो बाकी रेसिडेंशियल कॉलेज वगैरह वो एडमिशन करें पैसे के चक्कर में, तो डेफिनेटली वहां पर हो गया होगा। अबे मनशा, आई जस्ट टोल्ड यू टू रिमाइंड मी समथिंग। हाँ सर, आज ग्रुप में सॉरी मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट करना। हाँ हाँ तो देखो, जो भी स्कूल और कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन कर लिए हो, ठीक है, कोई साई कोई जावियर, जो भी स्कूल वगैरह में एडमिशन कर लिए हो रेसिडेंशियल में, तो आपका में भी क्लास शुरू हो गया होगा। लेकिन जो कॉलेजेस के लिए है तो उनका तो एडमिशन शुरू नहीं हुई अभी तक, सीएचएससी का एडमिशन शुरू हुआ भी नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, दैट डजंट मैटर, यू विल गेट योर सेशन टाइम, ठीक है। आपको जितना टाइम सेशन के लिए चाहिए ना 10 महीने का, तो वो 10 महीने का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। यू डोंट नीड टू बी पैनिक, ठीक है, आपको आराम से टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और बाकी मैं तो हूँ यहाँ पर वैसे भी। तो फाइनली जो ऑब्जेक्ट होता है, जो मूवमेंट करता है, वो आगे जो मूवमेंट करता रहता है, उसका जो टेंडेंसी होता है टू मूव, दैट इज नोन एज मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया क्या, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो बोर ने बताया कि that is the angular momentum associated with an electron of nth cell, जो कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा, nth सेल और ऑर्बिट के बारे में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस ऐसा होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो ऐसे रिवॉल्व करता रहता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो ऐसे कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहता है, ये होता है के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल। देखो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेस एंड विल रीच अप टू द जेई एडवांस लेवल, ठीक है। मैं पूरा शुरू मतलब बेस से स्टार्ट करूंगा, जेई एडवांस लेवल तक जाऊंगा, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से टच करना है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में 1 2 3 4 nth ऑर्बिट, ठीक है, कोई भी ऑर्बिट में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, तो डेफिनेटली इट इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथवे, वो एक सर्कुलर पाथवे में रिवॉल्व कर रहा है। अगर वो एक सर्कुलर पाथवे में रिवॉल्व कर रहा है, अगर वो एक सर्कुलर पाथवे में रिवॉल्व कर रहा है, डेफिनेटली इट विल हैव एंगुलर मोमेंटम, उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम रहेगा, डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम रहेगा। दैट इज mvr ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth सेल या फिर nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में मूव करने के लिए जो उसका एंगुलर मोमेंटम रहेगा, दैट इज इक्वल टू उन्होंने बताया nh by 2 pi, where n is the orbit number
और उसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। उसके बारे में, क्वांटम नंबर के बारे में हम बाद में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। अभी बस बोर्स पोस्टुलेट खत्म होने दो। वो मुझे ठंडा हो गया, कोरोना हो गया, ठीक है। तो जो NH/2π है, n इज द ऑर्बिट नंबर विच इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बाद में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि, और h जो होता है उसको हम बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.63 और 6.626, मैंने राउंड अप करके 6.63 लिख लिया, इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, उसका यूनिट होता है, कैसे होता है, किस तरह कैलकुलेट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो उसका वैल्यू होता है, एक कांस्टेंट है प्लांक्स कांस्टेंट h 6.63 10⁻⁻34, और 2 का तो पता है 2 2 2 2, और पाई 3.22/7, ठीक है, 3.141 जो भी डाल सकते हो। लेकिन n इज द ऑर्बिट नंबर, मतलब लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन m सेल। इलेक्ट्रॉन m सेल में रिवॉल्व कर रहा है। m सेल मतलब कौन सा ऑर्बिट? 3 नंबर ऑर्बिट। अरे k l m n इस तरह होता है ना। तो ये पहला 1 2 3 4, ये बारिश हो गया। आई थिंक माई वॉइस इज क्लियर टू यू, ठीक है। अभी तो खत्म हो जाएगा क्लास। 1 2 3 4, मनशा अभी तू रिकॉल करवाना, अंदर थप्पड़ मारूंगा। तो 1 2 3 हाँ 4, तो m सेल का ऑर्बिट नंबर हो गया 3। तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? 3 नंबर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? 3h/2π, जो थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अगर कोई उसी तरह, अगर कोई फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, दैट इज 1h/2π, दैट इज h/2π। सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, अगर कोई सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज 2h/2π, और इज इक्वल टू h/π, और इज इक्वल टू जस्ट h/π। 2h/2π कितना होगा? 2h/2π इज इक्वल टू h/π। ओके, so